अच्छा, अब हम एमडी कैट के लिए एक और गेस्ट पेपर को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि गेस्ट पेपर नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है, एक गेस्ट पेपर पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 2 गेस्ट पेपर से आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा ये कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन या ऐसे ही होंगे या इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑर्गेनेल इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का ये एमसीक्यू शायद लास्ट गेस्ट पेपर में भी ऐड किया था मैंने, तो इसलिए ऐड किया था क्योंकि ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ की जनरेशन है, एटीपी की जनरेशन हो रही होती है। ठीक है, इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला एमसीक्यू देखें, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है। पहले मैं आपको सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम शो कर दूँ। यहाँ देखिएगा, सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहली चीज़ जो अप्रिशिएट करनी है यहाँ पर वो है, देखिए ये सेल मेम्ब्रेन की एक तो लिपिड बाइलेयर होती है। बाइलेयर ऐसे कि मैं अगर रफ डायग्राम बनाऊँ तो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये 2 लेयर में ऐसे मौजूद है, ऑपोजिट 2 लेयर में। ठीक है, तो इसका ये हेड है बाहर वाला, और अंदर वाली ये होती है इसकी टेल। ठीक है, और अंदर वाला रीजन जो है ये होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से डरने वाला, और बाहर वाला रीजन जो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी से, फिलिक का मतलब होता है लव करना, मतलब पानी से प्यार करने वाला। ठीक है, फोबिक। अब ऐसे क्यों है, क्योंकि बाहर वाला रीजन है, देखें ये आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड इन्वायरमेंट से इसने डील करना है। बॉडी में वाटर बहुत मौजूद होता है, तो इस वजह से ये हाइड्रोफिलिक है। अंदर वाला ज़ाहिर है उसने आउटसाइड इन्वायरमेंट से डील नहीं करना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये डायग्राम देख लें। डायग्राम में क्या है, ये 2 लिपिड बाइलेयर हैं, ये एक लेयर है यहाँ तक। ठीक है, नीचे दूसरी लेयर है, ऊपर एक लेयर है और नीचे ये दूसरी लेयर है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, इसके साथ मॉलिक्यूल जो अटैच है वो यहाँ देख लें, वो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया हमारे पास, और कार्बोहाइड्रेट है ये। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल एम्बेड हुए होते हैं, जैसे ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। उसका प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी आयन ने अंदर आना है तो ये आयन अंदर आ जाएगा। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन जो साइड से लगी होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है ये। ठीक है, जो पूरी एम्बेड हुई है। तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन है, अलग अलग इसके कंपोनेंट्स हैं, जो कि आपसे पूछे भी जाते हैं एमसीक्यू में। बट यहाँ पर जो अभी रिक्वायर्ड है वो है कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड होता है और इसकी 2 लेयर्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। अगला एमसीक्यू देखें, डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है कि डीएनए डिवाइड हो जाना, और किस फेज़ में होती है, ये डायग्राम देखें आप ज़रा। देखें, ये सेल साइकिल की कुछ फेजेस हैं, जैसे हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है G1 फेज़। ठीक है, ये ग्रोथ फेज़ है, या इसको मैं चेंज कर लूँ करें। ये हमारे पास G1 फेज़ है जिसमें ग्रोथ हो रही होती है। उसके बाद एस फेज़ है जिसमें डीएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, एस फेज़ में बट डीएनए बनता है। और उसके बाद G2 फेज़ है जिसमें प्रिपरेशन होती है माइटोसिस के लिए। फिर सेल जाता है माइटोसिस में। माइटोसिस का मतलब वही है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ़ सेल जो है, जैसे एक सेल से 2 सेल बन जाए, 2 से 4 बन जाए, तो सेल की डिवीजन जो है वो माइटोसिस में होती है। उससे पहले, माइटोसिस से पहले जो ये फेजेस हैं, G1 फेज़ जिसमें ग्रोथ होती है, G2 फेज़ में डीएनए सिंथेसिस होती है, फिर एस फेज़ में डीएनए सिंथेसिस होती है, G2 फेज़ में प्रिपरेशन होती है फॉर माइटोसिस, फिर सेल माइटोसिस में एंटर होता है पूरी तैयारी करने के बाद। ठीक है, तो यही सवाल में आपसे पूछा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज़ ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का कौन सा फेज़ है डीएनए रेप्लिकेशन में, तो हमारे पास एस फेज़ है। अगला हम देखते हैं, विच मैक्रो मॉलिक्यूल कंटेन नाइट्रोजन। अच्छा, हमारे जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जो मतलब बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये किससे बना है, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है। प्रोटीन किससे बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कभी कभार सल्फर भी मिल जाता है। लिपिड्स भी किससे बने हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। शुगर्स का मतलब यही है, कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ये सेम हो गया। तो अब अगर आप और करें तो नाइट्रोजन किस में आ रहा है, नाइट्रोजन हमें प्रोटीन में मिल रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन इसका आंसर हो जाएगा। अगले एमसीक्यू देखें, द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने और करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का वर्ड यूज़ किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा वो चीज़ होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, CH बॉन्ड हमें मिले। तो यहाँ पर यूजुअली बच्चे आंसर जो है वो वाटर को मार्क कर देते हैं, बट वाटर आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि वाटर का फार्मूला देखें H2O, कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिल रहा, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है वाटर। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करनी है हमने, तो यहाँ पर ऑल्दो वाटर अबंडेंट कंपोनेंट है बॉडी में सबसे ज़्यादा, क्योंकि वाटर की जो आपके पास कंपोजिशन है बॉडी में वो सबसे ज़्यादा है, अराउंड 65% है, बट ये ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये आंसर मार्क नहीं कर सकते। अच्छा, सिमिलरली डीएनए की कंपोजिशन कितनी है, अराउंड 1-2% होती है, 1% लिख लेते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को देख लें तो ये भी 1-2% ही होती है, 1-2% है।
1% में लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर तो हम देखें यहाँ पर प्रोटीन की, तो हमारे पास प्रोटीन की कंपोजिशन अराउंड 15 से 20% होती है, तो मोस्ट अबंडेंट हमारे पास प्रोटीन हो जाता है, तो यही इसका आंसर है। अगले एमसीक्यू देखें, राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। अच्छा भाई, राइबोसोम्स जो हैं किससे बने हुए हैं भाई? राइबोसोम्स दो चीज़ों से बने होते हैं, एक तो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास राइबोसोम को बनाती हैं। अब राइबोसोम का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है कि प्रोकैरियोटिक मतलब जो बैक्टीरिया हैं उनमें राइबोसोम कैसा होता है, और यूकैरियोटिक जो कि हमारे जैसे सेल हैं इनमें राइबोसोम कैसा होता है। अच्छा, तो प्रोकैरियोटिक में अगर देखें राइबोसोम तो ये होता है 70S, और यूकैरियोट में राइबोसोम देखें तो ये होता है 80S। अब ये 80S और 70S क्या है? ये S जो है इसकी सेडिमेंटेशन रेट है जो इस प्रोसेस से गुजरता है पूरा, वो इसका रेट है। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये छोटा यूनिट है 70 नंबर, और 80 जो है वो बड़ा यूनिट है। अब ये 70 दो यूनिट से बना होगा, एक इसके पास जो बड़ा यूनिट है वो होता है 50S, और जो छोटा है वो होता है 30S। सिमिलरली 80 के लिए जो बड़ा यूनिट है वो है 60S, और जो छोटा यूनिट है वो है 40S। अब आप कहें कि 50 और 30 मिल के ये तो हमारे पास बनाने चाहिए 80, और ऐसे ही 60 और 40 मिल के ये हमारे पास बनाना चाहिए 100। मगर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जैसे अगर मैं बड़ा यूनिट बनाऊँ और ये छोटा यूनिट में इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, तो कुछ एरिया यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये ओवरलैप हो रहा है, तो इन ओवरलैपिंग की वजह से ये ऐड नहीं होता है, ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा जो कि पूछा गया है, राइबोसोम किससे बना हुआ है? RNA और प्रोटीन से बना हुआ है। अगला एमसीक्यू है, विच शुगर इज फाउंड इन RNA। RNA में कौन सी शुगर होती है? इससे मिलते जुलते एमसीक्यू हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, और इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो डायग्राम अटैच नहीं है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, हमारे पास DNA RNA बने होते हैं जो छोटे यूनिट्स हैं, जिनको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो उसके बाद 5 कार्बन शुगर होती है। मैं ड्रॉ करूँ, ये 5 कार्बन मेरे पास शुगर है, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कार्बन यहाँ होता है, ठीक है। पहले कार्बन पे बेस लगी होती है, नाइट्रोजनस बेस, और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो शुगर है 5 कार्बन, ये डीएनए के लिए अलग है और आरएनए के लिए अलग है। डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए के लिए राइबोज शुगर है। ये नाम ही बता रहा है, डी से डीऑक्सीराइबोज है और आर से राइबोज शुगर है। तो अब यहाँ पे ये पूछना है कि कौन सी शुगर जो है वो हमारे पास आरएनए में मिलती है, तो आरएनए में हमारे पास मिलेगी राइबोज शुगर। अगले एमसीक्यू देखें, विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन कोई स्ट्रक्चर है, कौन कौन से स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? लीनियर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? इसमें फोल्डिंग हो जाती है। हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है? इसमें थ्री डायमेंशनल बन जाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिले और फोल्ड हो जाएं तो वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इनमें कौन कौन से बॉन्ड मिलते हैं? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड ही मिलते हैं, सिंपल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड मिल जाते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर में हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड दोनों मिलते हैं। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी मिलता है, आयनिक बॉन्ड भी मिलता है, और हमारे पास ये दोनों तो मिलेंगे ही, और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस भी मिल जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस। ये होगी बॉन्ड्स की बात। अब यहाँ पर जो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, प्राइमरी स्ट्रक्चर में मेन एग्जाम्पल इंसुलिन, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेन एग्जाम्पल केराटिन जो हमारे बालों में, नाखून में मौजूद होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर में जो मेन एग्जाम्पल है वो हमारे पास आ जाती है, इसमें ऐसे कोई बहुत मेन एग्जाम्पल नहीं है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में आपसे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाएगा। और जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास इसके भी एग्जाम्पल ऐसे बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो मेन हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं वो इंसुलिन और क्रेटिनिन की है। बट क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में हमें हीमोग्लोबिन की एग्जाम्पल मिल रही होती है, बट इतना कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें है नहीं।
और टर्शियरी स्ट्रक्चर के भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें क्या करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा। तो आप यहाँ पर खुद देखें कौन सा बॉन्ड मौजूद होगा। हमने देखा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये रहा, मैंने आपको बताया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आंसर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। अच्छा भाई अगला MCQ देखें, अगला MCQ क्या है। अगला MCQ ये कह रहा है कि विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस। अच्छा सबके फंक्शन देख लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने के लिए काम आता है। राइबोसोम हमारे पास डाइजेशन के लिए, डिग्रेडेशन के लिए काम आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें यही डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम आएगा। और न्यूक्लियस जो है ये तो आपको पता है कि ये सेल डिवीजन और इन चीज़ों में काम देता है। लिपिड सिंथेसिस में भी काम आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें कन्फ्यूजन मुझे लाइसोसोम से हो रही होती है, बट लाइसोसोम नहीं है, यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो इसकी ये एक्चुअली काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये लाइसोसोम इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अगला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने ऊपर डिस्कस किया है न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर, दोबारा बनाता हूँ। 5 कार्बन शुगर है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो अब देख लें कौन कौन सा पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फैटी एसिड इसका पार्ट नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला MCQ एंजाइम्स। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट का जो बड़े फॉर्म है वो कौन सी होगी। ग्लूकोज जो है तो मोनोसेक्राइड है, ठीक है। उसके बाद माल्टोज डाइसेक्राइड है, माल्टोज जो है, और सक्रोज भी डाइसेक्राइड। सक्रोज बना होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज से, माल्टोज बना है ग्लूकोज से, लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज गैलेक्टोज से। ग्लाइकोजन जो है जो कि स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, ये हमारे पास होता है पॉलीसेक्राइड। स्टार्च और सेलुलोज भी पॉलीसेक्राइड होते हैं। अगला हम चुके हैं व्हाट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है, रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या मिलता है, ATP। और ATP हमने ऊपर भी पढ़ा है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP जनरेट करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर है। अगला हम चुके हैं ATP स्टैंड्स फॉर। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका आंसर है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला MCQ है विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमने ऊपर भी देखा है राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ATP जनरेशन, लाइसोसोम डाइजेशन, डिग्रेडेशन। और जो पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम जो है इसका फंक्शन भी डिटॉक्सिफिकेशन और फैट के मेटाबॉलिज्म वगैरह में होता है, तो राइबोसोम आंसर है। अगला MCQ है लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ। लिपिड हमारे पास किस चीज़ से बने हुए हैं भाई, लिपिड्स हमारे पास 2 चीज़ों से बने होते हैं। अगर डायग्राम यहाँ अटैच हो तो मैं आपको दिखा दूँ डायग्राम ये, ठीक है। ये देखें लिपिड्स का ये स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या है, इसमें हमें ग्लाइसरॉल मिल रहा है, ठीक है, और ट्राइग्लिसराइड मिल रहा है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को हम फैटी एसिड भी कहते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, 3 फैटी एसिड और हमें एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब आप आंसर कर पाएंगे इसको। हमारे पास ये क्वेश्चन है, लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है, एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल है, ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। अगला MCQ है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमेशा सेल होता है, ठीक है। सेल से जैसे अगर घर बनाए तो एक बेसिक यूनिट ब्लॉक होता है उसका, फिर एक पूरा घर एक एक ब्लॉक से बनता है। ऐसी सेल होता है, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम पूरा ह्यूमन बन जाएगा। अगर बिल्कुल बेसिक पे जाके देखें तो हमारे पास सेल होता है। अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा अगर यहाँ पर मैंने डायग्राम इसके अटैच की होगी, प्रोकैरियोटिक, ये देखें बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके पहले पूरे स्ट्रक्चर देख लें, फिर कौन सी चीज़ नहीं मिलती वो देख लेंगे। देखें इसके स्ट्रक्चर में कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है, इसके बाहर कैप्सूल के अंदर सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, मतलब इसको कवरिंग में 3 चीज़ें आपको मिल गई। उसके बाद फ्लैजिलम इसके मूवमेंट के लिए, पिलाई है, पिलाई इसकी कॉन्जुगेशन के लिए। कॉन्जुगेशन क्या है, अगर ये एक बैक्टीरिया है और दूसरा बैक्टीरिया है, इन दोनों ने आपस में जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज करना है, तो ये स्ट्रक्चर है पिलाई हॉलो, जो जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। तो पिलाई इसके काम आता है। अगला है उसके बाद राइबोसोम का आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस है। उसके बाद साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड DNA से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोइड क्या है, एक्चुअली इनका न्यूक्लियस नहीं होता, बस जो जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा हुआ है, इसको नाम हम न्यूक्लियोइड दे रहे हैं, ठीक है। अब MCQ देखेंगे, MCQ क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं मिलेगा, हमें देखा है हमने, सेल वॉल मिल रही है, राइबोसोम मिल रहा है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोइड मिल रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रही है, तो न्यूक्लियस नहीं है एक्चुअली इनके पास,
इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल है। अगला एमसीक्यू, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन, एक हमने अभी डायग्राम में देखा न्यूक्लियोइड की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अगला एमसीक्यू है, सेलुलोज है मेजर कंपोनेंट ऑफ, सेलुलोज प्लांट सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है, एनिमल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट कुछ और है, फंगल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट कुछ और है, और हमारे पास बैक्टीरियल सॉरी एनिमल सेल वॉल तो सॉरी होती नहीं है, ठीक है। और जो फंगल सेल वॉल है इसका मेन कंपोनेंट काइटिन हो जाता है, और बैक्टीरियल सेल वॉल का पेप्टाइडोग्लाइकन हो जाता है। ये दोनों अलग अलग एमसीक्यू हैं, ये भी ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला एमसीक्यू, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड, गैमेट का मतलब क्या है, अगर ये एग है, अगर हमारे पास ये एग है और ये स्पर्म है, ये दोनों मिले और जायगोट बन जाए, ये प्रोसेस कराता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। अब एग कैसे बनेगा, एग एक गैमेट है, और स्पर्म कैसे बनेंगे, ये भी एक गैमेट है। तो ये इनके प्रोसेस जो है वो एक्चुअली ये बनते हैं मियोसिस के ज़रिए, ठीक है। माइटोसिस, हमारे जो नॉर्मल सेल डिवाइड हो रहे हैं वो बॉडी के, वो होते हैं माइटोसिस के ज़रिए, बट जो मियोसिस है वो जर्म सेल के लिए होता है, एग और स्पर्म के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू है, विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट अ हेटेरोजेनियस कंडीशन। अच्छा, विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट्स अ हेटेरोजेनियस कंडीशन, ठीक है। हेटेरोजेनियस कंडीशन क्या है भाई, होमो का मतलब होता है सेम। तो अगर तो कोई भी करेक्टर है, ए से आप समझ लें कोई करेक्टर है, आई कलर है, कोई भी आई कलर हो सकता है, बस मैं एक इसको एग्जाम्पल के लिए डोनेट करें, तो आई कलर कैपिटल ए भी हो सकता है, अगर दो, क्योंकि हर करेक्टर के लिए दो अलील मौजूद होते हैं, तो ये अगर दोनों कैपिटल ए भी हो सकते हैं, दोनों स्मॉल ए भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है कैपिटल ए हो एक स्मॉल ए हो, तो ये हमारे पे हेटेरोजेनियस कंडीशन है। ये दोनों सेम है तो होमोजेनियस, ये भी सेम है तो होमोजेनियस, तो कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, ये हेटेरोजेनियस कंडीशन है, तो ये आंसर है। अगला एमसीक्यू, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज रिलेटेड टू, तो जो मेंडल का पहला लॉ है जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम भी देते हैं, इसमें क्या मेन पॉइंट है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी ट्रेट है, जैसे आई कलर है, उसके लिए दो अलील हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्रोमोसोम है, ये मदर वाला क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर ये 21 है, तो ये मदर वाला पार्ट है, ये फादर वाला पार्ट है, तो मदर वाले पार्ट पे भी आई कलर की इन्फॉर्मेशन है, कोई भी हो सकती है, फादर वाले पार्ट पे भी आई कलर की इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये इसका मतलब ये है कि हर अलील के लिए, हर करेक्टर के लिए दो अलील हैं, और वो अलील जो है जब गैमेट बनने होते हैं तो ये वाला क्रोमोसोम अलग जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम अलग जाएगा, मतलब हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम को इस पर दूसरे स्पर्म में जाए और दूसरे स्पर्म में, तो गैमेट बनने में क्रोमोसोम अलग चले जाएंगे। तो यही है कि अलील जो हैं सेपरेट हो जाती हैं जब गैमेट बनना होता है, और हर गैमेट के पास फिर क्या होगा, वन अलील जाएगी उस करेक्टर की। तो ये हमारे पास है मेंडल का फर्स्ट लॉ। अगर मेंडल की सेकंड लॉ की बात करें जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें मेंडल ये कहता था कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि जो अलील्स हैं वो डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। बट अलील्स वही करेक्टर को कंट्रोल करने वाली अलग अलग ट्रेड की, ये इनहेरिट होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये अलील मौजूद है आई कलर की, और ये अलील मौजूद है आप समझें हेयर कलर की, तो ऐसा हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर के रिज़ल्ट में अगर ये कोई और क्रोमोसोम है, ये कोई और क्रोमोसोम है, इनके क्रॉसिंग ओवर हो जाए, और ये वाला क्रोमोसोम यहाँ चला जाए वाला पार्ट, ये वाला यहाँ चला जाए, और इसको मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये क्रोमोसोम अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे इनकी, ये समझे आई कलर के ऊपर वाली, आई कलर EC लिख रहा हूँ, ये हेयर कलर HC लिख रहा हूँ, हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम इसके पास चला जाए, ये अलग रहे, ये वाला हिस्सा अलग रहे, और ये वाला इसके पास चला गया, तो क्या होगा एक्चुअली कि क्रोमोसोम अलग होगा, इनहेरिट जब होंगे ये अलग होंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद, तो ये इसका मतलब ये होता है। तो खैर एनीवेज यहाँ पूछा हुआ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है रिलेटेड टू, तो किससे रिलेट कर रहा था, ये गैमेट फॉर्मेशन से रिलेट कर रहा था कि जब गैमेट बनेंगे तो जो एलील्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। अगला एमसीक्यू, व्हाट इज फिनोटाइप रेशो ऑफ अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फिनोटाइप रेशो पूछ रहे हैं किसका, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशो। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है भाई, अगर मिसाल के तौर पर ये इसको चेंज, ये कोई भी पेरेंट के एलील हैं कैपिटल A और स्मॉल a और कैपिटल A स्मॉल a, समझे आई कलर को डोनेट कर रहा है, जो भी चीज़ को डोनेट कर रहा है, इसका अगर पिनेट स्क्वायर बनाए तो यहाँ पर पिनेट स्क्वायर में एक कैपिटल A यहाँ जगह स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल a, इसको जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है अल्टीमेटली ये बनेगा, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है, ये अगर आई कलर को शो कर रहा है, कोई भी आई कलर को, ब्लैक आई कलर को अगर शो कर रहा है,
तो ये भी ब्लैक होगा। ये भी क्योंकि कैपिटल ए आ गया तो ये भी ब्लैक होगा। इसमें भी कैपिटल ए आ गया, ये भी ब्लैक होगा। इसमें स्मॉल है, ये ब्लैक नहीं होगा, कोई लाइट कलर होगा। तो वो गौर करें, 3 ब्लैक हैं, 3 ब्लैक इस टू 1 लाइट, तो क्या हो गया 3:1 रेशो। तो इसका भी आंसर है। अगला MCQ देखें, DNA फिंगरप्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, अच्छा ये MCQ छोड़ दें, ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है, इसको रहने दें। अगला MCQ है, ड्यूरिंग विच स्टेज डू होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, ठीक है। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट किस स्टेज में होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम अटैच की, मेरे पर नीचे डायग्राम अटैच नहीं थी ये तो यहाँ देखिए प्रोफेज 1 है, आपको पता है मियोसिस के 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहले 1 चलेगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। 2 जो है माइटोसिस से सिमिलर होता है। अच्छा प्रोफेज 1 है, उसके बाद प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 है, जिसमें अलाइनमेंट हो रही है। देखें यहाँ पर ये अलाइन हो गए, यहाँ पर गौर करें, अलाइन हो गए, ठीक है। अलाइन होने के बाद एनाफेज 1 में इनको स्पिंडल फाइबर ने ये जो अलग अलग हिस्से हैं, इनको एक हिस्से को अलग खींच लिया है, एक हिस्से को अलग खींच लिया है। तो यहाँ पर सवाल हमारे पास क्या था, ड्यूरिंग विच स्टेज डू होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही है एनाफेज 1 में, तो यही इसका आंसर है, एनाफेज 1, ठीक है। अगला MCQ देखें, अ सेगमेंट ऑफ DNA दैट कोड्स फॉर प्रोटीन इज कॉल्ड। ऐसा सेगमेंट ऑफ DNA जो कि प्रोटीन को कोड करे, ठीक है, इसको जीन का नाम देते हैं। जीन की डेफिनेशन है, जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर क्रोमोसोम है, इसका ये वाला सेगमेंट ऑफ DNA ये किसी जीन को कोड कर रहा है, ठीक है, ये किसी भी प्रोटीन को कोड कर रहा है। ऐसे ये वाला सेगमेंट ऑफ DNA किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है, ये वाला किसी को प्रोटीन को कोड कर रहा है, तो ये भी अलग जीन है, ये भी जीन है, ये भी जीन है, तो ऐसे होता है, ठीक है। अगले MCQ देखें, विच नाइट्रोजनस बेस इज़ नॉट फाउंड इन RNA। DNA में कौन कौन सी होती हैं। DNA में हमें मिलती हैं एडेनिन, थाइमिन, गोनिन, साइटोसिन, और RNA में मिलती हैं एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन हमारे पास RNA में नहीं होती, तो आंसर इसका ये होगा कि हमारे पास RNA में थाइमिन नहीं मिलता हमें। अगले MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एज अ वेक्टर इन जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो वेक्टर यूज़ होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं जीन ट्रांसफ़र करने के लिए, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या है, अगर ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक हमारे पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल, एक तो हो गया इसका न्यूक्लियोइड ये पड़ा हुआ है, एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटीरियल होता है, इसको नाम देते हैं प्लाज्मिड। तो अगर हम प्लाज्मिड को उठाएं, प्लाज्मिड को बाहर निकालें, बाहर निकालने के बाद ये अगर पूरा प्लाज्मिड था, पहले हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा इसको होल जनरेट किया। होल जनरेट करने के बाद जो हमारे डिज़ायर्ड जीन है उसको यहाँ लगा दिया इस होल में, और होल में लगाने के बाद हमने मिसाल के तौर पर ह्यूमन सेल में इसको इंजेक्ट कर दिया। अब अगर ये वाली जीन कोई ऐसी थी, अगर इसने इंसुलिन बनानी है, तो ये जीन जो ह्यूमन सेल में जाके इंसुलिन बनाएगी। मैंने आपको मिसाल दी है, जीन किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो हम इसलिए प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अगला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शुगर ऑफ DNA। शुगर ऑफ DNA क्या है भाई, डीऑक्सी राइबोज है, हमने ऊपर डिस्कस किया था। राइबोज होती है RNA में, डीऑक्सी राइबोज DNA में। अगला MCQ है, म्यूटेशन इन जीन कैन बी कॉज बाय। म्यूटेशन जो है मेनली रेज कॉज करती है। म्यूटेशन क्या है, चेंज इन जेनेटिक मटीरियल। तो चेंज इन जेनेटिक मटीरियल होता है वो रेज करती हैं यूजुअली, UV रेज हो गया। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, ये आपको पता है मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, और जो DNA के सेगमेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं, इसी वजह से वेरिएशन आती है। तो अभी कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर हमारे पास मियोसिस में कहाँ हो रही है, ये सवाल है। देखें, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, किस स्टेज के मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होगी। तो इस डायग्राम में आप गौर करें, अगर डायग्राम ये विजुलाइज कर लें आपके लिए सारे स्टेज आसान हो जाएगा। तो डायग्राम में और तो थोड़ी ब्लर होगी जूम करने की वजह से, बट गौर करें तो यहाँ पर देखें ये DNA के सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे क्रोमोसोम आपस में, ठीक है। इसके अगली स्टेज में इसका हमें नतीजा नजर आ जाएगा। देखें यहाँ पर ये वाला हिस्सा अलग कलर का है और ये वाला हिस्सा अलग कलर का। ऐसे ही ये ऊपर वाला हिस्सा अलग कलर का, नीचे वाला हिस्सा अलग कलर का, ऊपर वाला हिस्सा अलग, नीचे वाला अलग कलर का। तो ये क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में हुआ है। तो कौन सी स्टेज में हमें मिल रही है, प्रोफेज 1 में हमें क्रॉसिंग ओवर मिल रही है। तो इसका आंसर है हमारे पास यही प्रोफेज 1। अगला MCQ है, द क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन स्पर्म इज। ह्यूमन स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे भाई, 23 होंगे, और एग में भी 23 होंगे, तभी 23 + 23 मिलके क्या बन जाता है भाई, 46। इसलिए हमारे पास जर्म सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, और जो हमारे पास बॉडी के सेल होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। अगले MCQ, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन इज, वही MCQ आ गया 46 है, क्योंकि स्पर्म में अगर मिलेंगे तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाते हैं। अगले MCQ है, द पॉइंट वेयर 2 क्रोमैटिड्स आर अटैच इज। जो 2 क्रोमैटिड आपस में अटैच होते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं। देखिए अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये रेप्लिकेशन करके डबलेट की फॉर्म में, तो यहाँ पर जो बीच में अटैच है इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर का। तो इसका आंसर यही है, सेंट्रोमेयर।
अगला MCQ है विच फेज़ कम्स आफ्टर प्रोफेज इन माइटोसिस। अच्छा, अब माइटोसिस की डायग्राम यहाँ अटैच होगी। माइटोसिस, ये नहीं माइटोसिस, ठीक है। अच्छा, देख लेंगे ऊपर जाके सवाल क्या था, पर देखें सबसे पहले इंटरफेस होता है, इंटरफेस के बाद क्या होता है प्रोफेज, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज, मेटाफेज पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो गए यहाँ पर। और एनाफेज में क्या है कि इन्होंने स्पिंडल फाइबर्स ने अलग अलग खींच लिया है क्रोमोसोम्स को। और टीलोफेज में फिर क्या हो गया, हमारे पास साइटोप्लाज्म अलग हो गया, और अलग होने के बाद 2 सेल अलग बन गए, ठीक है। अब इसका जो सवाल था वो देख लेते हैं क्या कह रहा था। दी फेज़ कम्स आफ्टर प्रोफेज इन, प्रोफेज के बाद कौन सा फेज़ आ रहा था, मेटाफेज आ रहा था, डायग्राम में हम देख के हैं, ठीक है। अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में हमें मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में मैसेंजर RNA बनता है, और मैसेंजर RNA राइबोसोम्स पे आके जब प्रोटीन बनाता है तो हो जाती है ट्रांसलेशन, प्रोटीन होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, देखिए इसमें मैसेंजर RNA तो ट्रांसक्रिप्शन में डायरेक्ट बनता है, उसके बाद बाहर आके वो ज़ाहिर है ट्रांसफ़र RNA क्या करेगा कि जब मैसेंजर RNA इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, ट्रांसफ़र RNA साइटोप्लाज्म पे उस तरह का अमीनो एसिड लाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और राइबोसोम और RNA राइबोसोम्स के ऊपर मौजूद है और वो सारा काम करा रहा है। तो DNA यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, DNA से आगे मैसेंजर RNA बन रहा है, तो DNA से मैसेंजर RNA बनता है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये सवाल में ये कह रहा है अगर हम DNA मार्क करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास मैसेंजर RNA से DNA बन रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। मैसेंजर RNA से DNA से मैसेंजर RNA बन रहा है, जो कि हमारे पास DNA का प्रोडक्ट क्या है, मैसेंजर RNA, ठीक है। तो ये इसका आंसर है हमारे पास, नॉट पूछा है तो DNA आंसर है। अगला MCQ है कोडॉन इज़ मेड अप ऑफ। कोई भी कोडॉन होता है, कोडॉन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस, जैसे हमारे पास ऐसा सीक्वेंस हो जाए एडिनिन गोनिन, ठीक है, ये चीज़ किसी को किसी अमाइनो एसिड को डोनेट करी होगी। ऐसी 3 के सीक्वेंस बनते रहते हैं, जैसे हम कह लें CCA साइटोसिन और एडिनिन, ऐसे कोई सीक्वेंस बनते रहेंगे, अलग अलग बना ले अमाइनो एसिड को डोनेट करे होंगे। तो 3 बेसिस चाहिए होती हैं बेसिकली कोई भी कोडॉन बनाने के लिए। अगला हम सीखो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप शोज। ब्लड ग्रुप में इनहेरिटेंस हमेशा को डोमिनेंस शो करती है, क्यों, एक सेकेंड, को डोमिनेंस क्यों, क्योंकि देखें अगर तो किसी का AB ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो AB ब्लड ग्रुप कैसे बनाए, ये अगर कोई ब्लड का सेल है, ठीक है, उस पर कोई एंटीजन मौजूद है A का और उस पर एंटीजन मौजूद है B का, तो हम कोई डोमिनेंट हो तो हम इसको कहेंगे यार ये A है या B है। जब भी A और B दोनों का होता है तो हमें मिलता है AB ब्लड ग्रुप दोनों मिलते हैं, तो इसका मतलब है दोनों अपना अपनी तरह क्या करें, अपना अपना इफेक्ट शो करें, तो को डोमिनेंस है। ऐसा इफेक्ट को डोमिनेंस का मतलब कि कोई भी किसी को हाइड ना करे, मास्क ना करे, दोनों शो हो जाए, तो ये ब्लड ग्रुप इसी एग्जाम्पल होती है। अगला MCQ है जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड। जो सेम क्रोमोसोम पे जीन्स लोकेटेड हैं उनको हम लिंक्ड जीन्स का नाम दे देते हैं यूजुअली, लिंक्ड जीन्स। क्यों, क्योंकि देखें अगर एक क्रोमोसोम है, इस पे जीन एक यहाँ मौजूद है और दूसरे जीन करीब मौजूद है यहाँ पर, तो ये बहुत हाई चांस है कि जब ये वाला क्रोमोसोम जब आगे जाएगा स्पर्म या एग बनाने में, तो क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में भी बेशक क्रॉसिंग ओवर हो जाए, तो ये वाले दोनों पार्ट क्योंकि बहुत करीब हैं, बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, इस साथ रहेंगे, तो इसके लिंक जीन इसको नाम दे रहे होते हैं। अगला MCQ देखें, अगला MCQ कह रहा है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ब्रीदिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, तो हमारे पास जो मिडिल ऑब्लोंगेटा है वो ब्रीदिंग और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। जो सेरिब्रम है ये थिंकिंग वगैरह में काम आता है, सेरिबेलम बैलेंस में काम आता है, और जो थैलेमस है यहाँ पर सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी ऐसा अगर किसी ने आपको टच किया तो ये वाली इन्फॉर्मेशन सारी हमारे थैलेमस में जाती है और ब्रेन के भी दूसरे पार्ट्स में जाती है। पर जो ब्रीदिंग और हार्ट रेट का है मिडिल ऑब्लोंगेटा का। अगला MCQ है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शनल बेसिक यूनिट है वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, हमेशा नेफ्रॉन होगा। इसके डायग्राम अटैच होगी, ज़रूर देख लेते हैं वो डायग्राम, इसकी हमारे पास अटैच होनी चाहिए। डायग्राम इसकी हमारे पास अटैच नहीं है, बट एनीवेज इसकी डायग्राम अटैच नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसे कुछ होता है कि पहले ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है,
फिर हमारे पास लूप ऑफ हेनले आया था, इसका डिसेंडिंग लिम आता है, फिर इसका असेंडिंग लिम आता है, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, अब कलेक्टिंग डक्ट आता है। ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। ऐसे बहुत से करोड़ों जब नेफ्रॉन मिलते हैं तो हमारे पास किडनी बन जाती है। अगला एमसीक्यू है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। इसी वजह से जब इंसुलिन में मसला आता है तो डायबिटीज़ हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इंसुलिन का काम क्या है कि ये जो ग्लूकोज है ब्लड में, ब्लड शुगर आप लेवल कहने की बात है, इसको कम करता है और ये डिपॉजिट कराता है मसल्स में और लिवर में। अगला एमसीक्यू है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बाइल इज रिलीज। बाइल कहाँ रिलीज़ होता है? बाइल हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है। इसकी मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ। यहाँ देखें, अच्छा देखें, बाइल हमारे पास प्रोड्यूस हुआ लिवर में, ठीक है, लिवर में बाइल प्रोड्यूस हुआ और लिवर में प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पर ये हेपेटिक डक्ट है, ठीक है, ये हेपेटिक डक्ट है, राइट हेपेटिक डक्ट होगी, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होगी और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाएगी नीचे, ठीक है। और बाइल रिलीज़ होने के बाद ये स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में, ये रहा गॉल ब्लैडर आपके पास, और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है उसको हम नाम देते हैं सिस्टिक डक्ट का, ये दिया हुआ भी है सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट जब जो लिवर से निकल रही है, कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट मिल के हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बना देते हैं। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम से भी चीज़ शो करूँगा, देखिएगा और कीजिएगा कि कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जिसको 1 लिखा है मैंने और जिसको मैं 2 लिखूंगा, ये सिस्टिक डक्ट है। जब दोनों मिल गए तो ये कॉमन बाइल डक्ट बन गई, जो आपको शो भी किया हुआ है। फिर ये खुल जाती है, यहाँ पर पेंक्रियास से जो डक्ट आ रही है, पेंक्रियाटिक डक्ट, ये भी इसके साथ ही बाद में मिल जाती है और ये आके हमारे पास इंटेस्टीन में, स्मॉल इंटेस्टीन में खुल जाते हैं। तो ये इसका पूरा पाथवे है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टीन इसलिए इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू है, दी प्लांट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमेशा वो जाइलम होता है और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए, जो कि सक्रूज के फॉर्म में होता है। अगला एमसीक्यू है, विच गैस इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में लिखूँ तो इसकी इक्वेशन होती है 6 CO2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल, लाइट आती है, क्लोरोफिल आता है और हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। अब सवाल पड़े कि कह रहे हैं एब्जॉर्ब, कौन सी चीज़ हमने एब्जॉर्ब की है? एब्जॉर्ब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की है, रिलीज हमने ऑक्सीजन की है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगले एमसीक्यू देखें, इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विद। देखिए एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर करता है और हमारे पास जो 2 बच गए, एडेनिन होता है, गोनिन होता है, थाइमीन होता है और साइटोसिन होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास जो 2 रिमेनिंग है, गोनिन और साइटोसिन पेयर करते हैं। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और गोनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एडेनिन किसके साथ पेयर करेगा? हमेशा थाइमीन के साथ। अगला एमसीक्यू है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। इंसुलिन हमेशा पेंक्रियास से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जो हमारे पास इसलिए इसको पेंक्रियास को हम कहते हैं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों इसके फंक्शन है। एंडोक्राइन फंक्शन क्या है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन को रिलीज़ करना डायरेक्ट ब्लड में। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज़ करना, जो कि ये डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर जाते हैं। अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसा ऑर्गन होता है जो कि पहले तो आबा व अजदाद में मौजूद हुआ करता था बट अब उसका कोई रोल नहीं है। तो हमारा अपेंडिक्स होता है, आपको पता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कर दिया जाता है कई बार और निकाल दिया जाता है, बंदा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारता है। अगला एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स द फ्रूट। यहाँ पर मैं अगर फ्लावर की डायग्राम आपको दिखा सकूँ, ये रही डायग्राम फ्लावर की। तो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सारा मेल पार्ट है, ये वाला, ये सारा फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवरी। ओवरी बाद में फ्रूट बन जाती है, ठीक है। और मेल में एंथर है, फिलामेंट है, पेटल है, ये सारे पार्ट हैं। तो जो आपने चीज़ इंपॉर्टेंट जो जहन में रखनी है, जो एमसीक्यू भी आता है, ओवरी बाद में फ्रूट बन जाती है। यही एमसीक्यू यहाँ पर भी पूछा गया है कि फ्रूट क्या बनता है? ओवरी बनती है। अगला एमसीक्यू है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन स्किन इन सनलाइट। आपको पता होगा, लोग कहते हैं कि धूप में बैठो विटामिन डी की कमी नहीं होगी, तो विटामिन डी जो है स्किन सनलाइट में बनता है, जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अगला एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव इम्पल्सिस। न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अगर मैं रफ सी डायग्राम ड्रॉ करूँ, ऊपर वाले डेंड्राइड है, ये सेल बॉडी, नीचे एक्सॉन है। डेंड्राइड, सेल बॉडी, एक्सॉन। डेंड्राइड रिसीव करेगा ऊपर सिग्नल, सेल बॉडी को देगा एक्सॉन, नीचे फिर आएगा डेंड्राइड, सेल बॉडी, एक्सॉन, ये ऐसे चलते जाएगा। तो क्या कह रहा है, विच पार्ट रिसीव इम्पल्सिस, तो ऊपर वाला पार्ट डेंड्राइड रिसीव करता है,
तो डेंड्राइटिस इसका आंसर है। अगला एमसीक्यू है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज इनिशिएटेड बाय। अच्छा देखिए, हार्ट का अगर रफ डायग्राम बनाए, ये हार्ट के 4 चैम्बर्स को ड्रॉ कर लेंगे। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में ऐसे नोड होता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एवी नोड होता है। ऐसे नोड से इम्पल्स स्टार्ट होती है, एवी नोड पे जाती है और एवी नोड के बाद हमारे पास यहाँ पर बीच में होगा बंडल ऑफ हेस, कलर चेंज करूँगा, बंडल ऑफ हेस। फिर बंडल ब्रांचेस निकल जाती हैं और बंडल ब्रांचेस में पकंजी फाइबर्स होते हैं जो वेंट्रिकल्स की दोनों तरफ जाके पूरे वेंट्रिकल्स को, पूरे हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं। तो इम्पल्स स्टार्ट होती है बेसिकली, वो होती है हमेशा ऐसे नोड पे। अगला एमसीक्यू है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन। देखिए, इम्यूनिटी की कुछ टाइप्स होती हैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं। देखो, इम्यूनिटी के लिए हमारे पास नेचुरल होती है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास नेचुरल या इसको कह रहे हैं एक्टिव होती है, या दूसरी होती है पैसिव। एक्टिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल, पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव में नेचुरल क्या है, कोई इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बदले में बॉडी ने खुद इम्यूनिटी डेवलप की, ये क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या मतलब, आपने वैक्सीनेशन का जो बेसिक प्रोसेस है वो ये है कि एक हमने डेड या किल्ड ऑर्गेनिज्म को बॉडी में रिड्यूस करते हैं और जब बॉडी इसको देखती है कि बाहर का ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, तो बॉडी ने एंटीबॉडी तो खुद बनाई बट हमने एक आर्टिफिशियली एक डेड ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस कराया, इसलिए हम इसको एक्टिव आर्टिफिशियल कह रहे हैं। पैसिव इम्यूनिटी में, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी ये है कि बच्चे को, बेबी को, फीटस जो है मदर से जब थ्रू मिल्क या थ्रू प्लेसेंटा एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। और नेचुरल आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है ये है कि अगर मिसाल के तौर पर सांप ने काट लिया, हम एंटी वेनम लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम एंटीबॉडी बॉडी में इंट्रोड्यूस करें, तो ये पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब सवाल देखेंगे, विद व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इस यहाँ पर आ रही है, देखें ये रही, ठीक है, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। तो आंसर क्या है, एक्टिव आर्टिफिशियल। अगला एमसीक्यू देखें, पॉपुलेशन ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मिसाल के तौर पर एरिया है, एक जैसे ऑर्गेनिज्म यहाँ रह रहे हैं और आपस में इंटरब्रीड भी कर रहे हैं, तो इसको हम नाम देते हैं स्पीशीज़ का। अगला एमसीक्यू है दी वेक्टर ऑफ मलेरिया। मलेरिया किस चीज़ से कैरी होता है, कौन सी चीज़ मलेरिया को कैरी करती है, तो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो है, इसका नाम है फीमेल एनाफिलस, तो ये आपने याद करना है। अगला एमसीक्यू है द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर। देखें, सबसे पहले क्या होती है, आर्टरी। आर्टरी से छोटी बनती हैं आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज आ जाती हैं, कैपिलरीज के बाद हमारे पास बनती है वेन्यूल्स, फिर वेन। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो कैपिलरीज होती हैं, जैसे कैपिलरीज का नेटवर्क है, ये हमारे पास ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले रही होंगी टिश्यूज से। तो क्या करें, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर हमेशा कैपिलरीज होंगी। अगला एमसीक्यू है दी प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल इनगल्फ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। इसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जैसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये वाइट ब्लड सेल है, ये फॉरेन कोई सब्सटेंस है, ये वाइट ब्लड सेल इसको इनगल्फ कर ले, खा ले और खा के ख़त्म कर दे, इसको फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। अगला एमसीक्यू, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी है किसने दी, ये हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने दी। और इस थ्योरी में था क्या, इसने ये कहा था कि ऑर्गेनिज्म हमेशा ओवर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अगर इन्वायरमेंट 100 ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सकता है तो 1000 प्रोड्यूस करेंगे। फिर ओवर प्रोड्यूस होगी तो अब कौन से 100 ऑर्गेनिज्म रहेंगे और 900 मर जाएंगे, ये होती है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मतलब क्या कि ये रहने के लिए स्ट्रगल करेंगे, जो अच्छा इन्वायरमेंट को अडेप्ट करेगा वो रह जाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे। और ये जो मर जाएंगे वो क्या होते हैं, जो बचेंगे, ये इसका नाम देते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो फिट है इन्वायरमेंट के लिए वो बच जाएगा, बाकी सारे मर जाएंगे। और इसको फिर नाम देते हैं नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर ने सिलेक्ट किया जो ऑर्गेनिज्म बचे और जो इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर सके, नेचर ने सिलेक्ट किया और वो बच गया, ठीक है। अगला एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 61, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनजिपिंग द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन। अच्छा, होता क्या है कि अगर डीएनए डबल हेलिक्स है ये, और जब ये डीएनए हमारे पास इसकी कॉपी बननी होगी तो ये यहाँ से खुलेगा रीड होने के लिए और आगे से दोबारा डबल हेलिक्स ही होगा, ऐसे ये सेगमेंट्स में खुलता है। तो यहाँ से जब इसकी अनजिपिंग होती है और इसको यहाँ से रीड किया जाता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, तो ये जो एंजाइम इसको अनजिप करता है उसका नाम होता है हेलिकेज, ठीक है। अगला एमसीक्यू है विच फॉर्म ऑफ आरएनए कैरीज अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें होता क्या है, अब अगर ये सेल है,
सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बन के यहाँ आ गया राइबोसोम पे, मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बन के राइबोसोम पे आ गया। और हमारे पास राइबोसोम के ऊपर राइबोसोमल आरएनए तो मौजूद है, बट यहाँ पर अमाइनो एसिड बहुत सारे पड़े हुए हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको ट्रांसफ़र आरएनए, इसका नाम ही है ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोम पे लेके आएगा और अमाइनो एसिड को जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाएगा। तो ये काम किसका है? ट्रांसफ़र आरएनए। अगला एमसीक्यू है, विच मॉलिक्यूल इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एरोबिक रिस्पिरेशन। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है हमेशा ऑक्सीजन होता है। इसकी डायग्राम मैं आपको दिखाऊँ। ये वाला एमसीक्यू आपसे बहुत पूछा जाता है, अगर समझ ना भी आए तो आप इसको याद करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। देखें, ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फिर आगे ये बढ़ती जाएगी बात, दूसरा है, तीसरा है, फाइनली जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते जाएगा एक एक्सेप्टर से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे पे चौथे पे, मूव करते करते फाइनली ये मिल जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर। तो फाइनल जो एक्सेप्टर है कौन है हमारे पास? ऑक्सीजन है। ये अलग अलग हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से मूव करते 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 ऑक्सीजन के पास पहुंचता है। तो ये बड़ा हाई यील्ड पॉइंट है जो कि आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, अगला एमसीक्यू है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। ये हमने माइटोसिस में देखा भी है, दोबारा देख लेते हैं। माइटोसिस की डायग्राम यहाँ पर अटैच है ये रही। तो यहाँ देखें इस डायग्राम में इंटरफेस को फिलहाल रहने दें, आगे देखें। प्रोफेज है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में देखें अलाइनमेंट हो चुकी है। अलाइनमेंट होने के बाद ये क्या हो रहा है? ये आके इस मिडल फाइबर जोड़ रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट का पॉइंट ये है, और एनाफेज में अलग हो गया और टीलोफेज में दो अलग सेल बन गया। तो यही यहाँ पर ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेटाफेज में अलाइनमेंट हो रही है। अगला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सी चीज़ नहीं होती? बहुत आसान एमसीक्यू, सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में, बहुत ही बेसिक से आसान सा एमसीक्यू है। आगे है, विच बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन। मिसाल के तौर पर अगर ये अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, किसने इनको जोड़ के रखा हुआ है? तो पेप्टाइड बॉन्ड है जिसने इनको जोड़ के रखा है। अगला एमसीक्यू है, पेशेंट विद लो हीमोग्लोबिन लेवल सफ़र फ्रॉम, जिसका हीमोग्लोबिन लेवल, जिसको एचबी लिखते हैं, कम होता है। इसकी क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन को बाइंड करना है, इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग भी कम हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं इस टर्म को कि इसको बंदे को हो गया है एनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, कम ऑक्सीजन कैरी कर पा रहा है, इसको एनीमिया हो गया। अगला एमसीक्यू, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ओव्यूलेशन। जो फीमेल हार्मोन्स हैं उसकी जो चार्ट है वो ये रहा। देखिए, जो यहाँ से पहले एफएसएच से स्टार्ट करेंगे। एफएसएच है, एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है, ओवरीज और टेस्टिस दोनों पैक करते हैं, मेल फीमेल दोनों में। और मेल में क्या, मेल और फीमेल में इसका मेन काम क्या है कि सेक्स ऑर्गन को स्टिमुलेट करना और गैमेट प्रोडक्शन करना। फीमेल में जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स, ग्राफिन फॉलिकल से पहले जितने भी फॉलिकल्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी, सबको ग्रो कराता है एफएसएच। एलएच का मेन काम क्या है? अगर ये ग्राफिन फॉलिकल है, इसके अंदर एग है, तो ये एग को रिलीज़ कराएगा, जिसको हम नाम देते हैं ओव्यूलेशन का। तो ये एलएच का मेन काम है और ये बहुत पूछा जाता है, 14 डे पे होता है ये। तो ये मेन इसका रोल है कि ये हमारे पास एग को रिलीज़ कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। यही एमसीक्यू आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल ओव्यूलेशन के लिए तो एलएच है। अगला एमसीक्यू है, इन द ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दी। आई की अगर डायग्राम यहाँ ये देख लें, ये आई की डायग्राम है। हमेशा आई में क्या होता है कि ये लाइट आएगी यहाँ से, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट इंटर करती है, लेंस लाइट को थोड़ा सा बेंड करता है, एंगल बनाता है, और यहाँ पर जो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है जिसको रेटिना का नाम देते हैं, यहाँ पर इमेज बन रही होती है। तो हमेशा जिसको आँख का पर्दा भी कहते हैं वो एक्चुअली रेटिना होता है। तो रेटिना पे हमेशा इमेज बनती है, तो आंसर ये मार्क कर देंगे, रेटिना। अगला एमसीक्यू है, विच स्ट्रक्चर फिल्टर्स ब्लड इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है? वो हमेशा होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या है? ये हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो कि नेफ्रॉन में मौजूद होती है, जो कि किडनी का बेसिक सेल है, और ये ब्लड को फिल्टर करती है। ठीक है, अगले एमसीक्यू देखें, द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन कॉजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भी डायफ्राम, अगर डायग्राम मेरे पास अटैच हो, डिस्पैरिटी एरिया देखें यहाँ पर, डायफ्राम को देखें, यहाँ डायफ्राम सबसे नीचे है। अगर तो डायफ्राम नीचे चला, जैसे यहाँ नीचे चला गया, तो ऊपर पूरी चेस्ट कैविटी है, ये सारी चेस्ट कैविटी, इसका वॉल्यूम हमारे पास बढ़ जाएगा। अगर डायफ्राम ऊपर मूव करे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये तो आप डायग्राम से भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि जब डायफ्राम, सवाल में ये पूछ रहे हैं, कंट्रैक्शन करता है डायफ्राम इनहेलेशन के टाइम पे, तो कंट्रैक्शन करने की वजह से डायफ्राम चला जाता है नीचे जाता है, तो ऊपर थोरेसिक कैविटी का, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये आंसर है इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर इंटर हो सके इंस्पायरेशन के टाइम पे। अगला एमसीक्यू, ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनकी भी डायग्राम अटैच होगी। ये देखिए, ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं,
अलग अलग हार्मोन है। ये हमारे पास पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब है, ये एंटीरियर लोब है, ठीक है। पोस्टीरियर लोब से यहाँ ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ और EDH, दो मेन हार्मोन है पोस्टीरियर लोब से रिलीज़ होने वाले, ठीक है। अब एंटीरियर लोब के हार्मोन्स देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर ACTH है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। उसके MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। उसके बाद हमारे TSH आ गया, और ये मेन इसके हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर देखें, इनके फंक्शंस भी देख लेते हैं अगर आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो इसकी भी डायग्राम होगी। ये देखिए ग्रोथ हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या है, ये नाम ही बता रहा है, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। ऐसे ही जो प्रोलैक्टिन है, ये भी रिलीज़ होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से, उस डायग्राम में नहीं था, ये मिल्क की प्रोडक्शन में काम देता है। उसके बाद जो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको TSH कहते हैं, ये थायराइड हार्मोन्स को T3 T4 को रिलीज़ कराता है, जो कि मेटाबॉलिज्म में रोल होते हैं। फिर FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमने देखा है फीमेल में जो हमारे पास एग होता है, हमारे पास जितने भी फॉलिकल्स होते हैं इनको ग्रो कराते हैं। और फाइनली जो ग्राफिन फॉलिकल से एग निकलना है वो LH कराता है, ठीक है। उसके बाद जो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो रिलीज़ कराते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गए, EDH वगैरह से हार्मोन ही रिलीज़ कराते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल रहने दें। तो ये इसके फंक्शन है। अब सवाल में देखते हैं कि कौन सा हार्मोन पूछ रहा था, नहीं रिलीज़ हुआ। सवाल तो सिंपल ही था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो थायरॉक्सिन को सिक्रेट नहीं कर रहा था। प्रोलैक्टिन का भी मैंने आपको फंक्शन बताया, LH है, ACTH है, सारे रिलीज़ कर रहा था। अगला MCQ है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट्स। देखें अगर तो क्लोरोफिल का आप फॉर्मूला देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैग्नीशियम का रोल क्या है। तो क्लोरोफिल का फार्मूला है, क्लोरोफिल A और B का अलग होता है, C55, A का फिर लिखता हूँ H72O6O5 O5 है, और यहाँ पर होता है N4Mg। ये क्लोरोफिल A का फार्मूला है। क्लोरोफिल B का फार्मूला देखें तो C55H70O6N4Mg क्लोरोफिल B का फार्मूला है। दोनों में मैग्नीशियम आ रहा है। मैग्नीशियम का रोल अब कहाँ होगा, आप खुद समझदार हैं, बता सकते हैं, पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। अगला MCQ है, द सेकंड हार्ट साउंड डब इज़ प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ। देखिए अगर हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व मौजूद है, इसको नाम देते हैं ट्राइकस्पिड का। और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व मौजूद है, इसको नाम देते हैं माइट्रल का। अच्छा, अब यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स पे लेके जाती है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाता है, ठीक है। तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है जब भी पल्मोनरी वाल्व क्लोज होगा और आयोटा का जो वाल्व है, ये भी सेमिलुनर वाल्व होते हैं दोनों, इनका नाम सेमिलुनर वाल्व है, जब क्लोज होंगे तो सेकंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व दोनों क्लोज होंगे तो लब साउंड प्रोड्यूस होगी। तो सेकंड हार्ट साउंड डब कब प्रोड्यूस होगी, जब भी हमारे पास सेमिलुनर वाल्व जो कि जहाँ कहाँ मौजूद हैं, जो कि हमारे पास मौजूद हैं आयोटा पल्मोनरी वेन में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये हमारे पास क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होती है। अगला MCQ, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर्टरीज इज। आर्टरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है थिक मस्कुलर वॉल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर इसी डायग्राम को कंटिन्यू करें, जब लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड जाएगा तो बहुत हाई स्पीड से जाएगा, और हाई स्पीड से जाएगा और आर्टरीज इसको रिसीव करेंगे, तो इतने हाई स्पीड से ब्लड को रिसीव करने के लिए इनकी वॉल थिक होंगी, तो ये इतनी हाई स्पीड बर्दाश्त कर सकेंगे, इसलिए थिक मस्कुलर वॉल होती है। अगला MCQ है, जाइगोट इज फॉर्म। जाइगोट हमेशा होता है हमारे पास डिप्लॉयड होता है, स्पर्म और एग से मिलकर बनता है, ठीक है, ऊपर भी डिस्कस किया था। अगला MCQ है, द प्रोसेस बाय विच वाइट ब्लड सेल्स स्क्वीज थ्रू कैपिलरी वॉल इज कॉल्ड। अच्छा देखिए, जब भी मिसाल के तौर पर ये हमारे कैपिलरी वॉल है और यहाँ पर कोई हमारे पास कोई पैथोजन आया या कोई फॉरेन सब्सटेंस है, तो यहाँ से इन्होंने किसका पूछा है, वाइट ब्लड सेल का, ऐसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए, जब यहाँ से इनको निकलना होगा कैपिलरी वॉल से तो वो स्क्वीज़ करके निकलेंगे। जैसे ये वाइट ब्लड सेल है तो कैपिलरी वॉल से बीच में से स्क्वीज़ करके यहाँ से निकल रहा है और निकल के यहाँ पहुँचेगा। पहुँचने के हम जो प्रोसेस है उसको कहेंगे कीमोटैक्सिस, और इसके स्क्वीज़ होने के जो प्रोसेस को हम कहेंगे डायपेटिसिस, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा, स्क्वीज़ का पूछ रहा है तो डायबिटीज आंसर है। अगर पूछता कि वो अट्रैक्ट कैसे हो रहा है तो कीमोटैक्सिस होता। अगला MCQ है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। तो जो मेन मैंने आपको बताया था ग्लोमेरुलस कैपिलरी हो गया, उसके बाद ग्लोमेरुलस के बाद PCT आता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब, फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और नीचे यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट। जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल है इसको PCT का नाम भी देते हैं। ये मेनली ये ऑप्शन ऑफ वाटर सॉल्यूशन में काम देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा PCT, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अगला MCQ देखते हैं, विच हार्मोन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर रहा है बर्थ के बाद। तो यहाँ पर दो हार्मोन होते हैं मेनली। एक तो यहाँ पर जो मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है बर्थ के बाद वो होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। और जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये मिल्क जो आप मूव करता है, आप इसको क्या नाम देंगे, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स हम कहते हैं यूजुअली, मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स। जब बच्चा सक करेगा मिल्क को तो मिल्क निकलेगा, ऑक्सीटोसिन की मदद से निकलेगा। और दूसरा ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है कि यूट्राइन कंट्रैक्शन, जब भी डिलीवरी होने वाली होती है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, यूट्रस कंट्रैक्ट करता है ताकि बच्चे को वहाँ एक्सपेल किया जाए, तो यूट्राइन कंट्रैक्शन के टाइम भी ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है। अगला MCQ है, विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, मेनली अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, लाइपेज कहाँ मिलेगा, लाइपेज हमें पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में भी मिलेगा, पेप्सिन हमें स्टमक में मिलता है, ट्रिप्सिन हमें ये भी हमें पैंक्रियाटिक एंजाइम में मिल रहा होगा। आगे MCQ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ इट्स फ्लावर। फ्लावर के कलर में जो रिस्पॉन्सिबल हमारे पास होता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का मैंने बता दिया कलर के लिए होता है। ल्यूकोप्लास्ट हम यूजुअली हमें मिलता है जो कलरलेस पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसमें होता है, और ये स्टोरेज का काम करता है, डिफरेंट चीज़ें स्टोर करता है, फैट्स स्टार्च वगैरह चीज़ें स्टोर करता है। अमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट की एक फॉर्म है। ठीक है, अगला MCQ देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल क्या कौन सा पार्ट ऑफ आई कंट्रोल करता है, तो ये डायग्राम से अच्छा समझ आएगा। इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है आइरस। ये आइरस जो है, जब यहाँ से लाइट ने जाना है, देखिए ये इससे लाइट के जाने का, अगर ये आइरस क्लोज आ जाए तो कम लाइट जाएगी, अगर आइरस दूर चला जाए तो ज़्यादा लाइट जाएगी। तो लाइट कंट्रोल जो करने का जो मेन रोल प्ले करता है वो आइरस प्ले करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइरस, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने 82 MCQ देख लिया, ऑल्दो 81 है, बाकी MCQ मैंने ऐड किए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं ये स्क्रीन यहाँ रख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी खुद प्रैक्टिस करें, और मसला हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछें, मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, बाकी नीचे डायग्राम से अटैच है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने काफ़ी डिस्कस किया, दो पेपर के MCQ हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप सो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपके। मेनली इन्हीं चीज़ों को कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाएगा, या तो यही MCQ आएंगे या इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते MCQ आएंगे, तो इनकी तैयारी करें, और विशिंग अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।